विद्यार्थियों, आज हम अरस्तु के जीवन और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तु प्लेटो के एक योग्यतम शिष्य के रूप में जाने जाते हैं और अरस्तु को प्लेटो ने अपने अकादमी का मस्तिष्क तक कहा है, अर्थात अरस्तु बहुत ही विद्वान विचारक रहे हैं और अरस्तु ने जो पुस्तक लिखी वो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक के रूप में मानी जाती है। उस पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में उन्होंने अपने सारे राज्य से संबंधित विचार और अपने सिद्धांत दिए हैं, जिनमें अरस्तु ने भी जैसे शिक्षा के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, संविधानों का वर्गीकरण भी उन्होंने बताया है। ये ऐसे विचारक रहे हैं जिनका जन्म 384 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था, जहां उनके पिता शाही चिकित्सक थे और उनके विचारों पर वैज्ञानिक या चिकित्सक का होने का प्रभाव पूर्णतः दिखाई देता है हमें। और इनके यदि अध्ययन पद्धति की हम बात करें तो अरस्तु ने आगमनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया। हालांकि ये प्लेटो के शिष्य रहे हैं, प्लेटो एक आदर्शात्मक विचारक रहे हैं और उन्होंने निगमनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया था, लेकिन अरस्तु ने वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया है अपना। और अरस्तु ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, परंतु जब वह बिना कानून तथा न्याय के जीवन व्यतीत करता है तब वह सबसे भयंकर हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा हो जो समाज में न रह सकता हो अथवा जो यह कहता हो कि मुझे केवल अपने ही साधनों की आवश्यकता है, तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो। वह या तो जंगली जानवर है या फिर देवता है। तो इस तरह के विचार, महान विचार रखने वाले अरस्तु की अध्ययन पद्धति प्लेटो से नितांत भिन्न है, प्लेटो से अलग है। आदर्श राज्य तथा उसकी संस्थाओं की रचना करने में प्लेटो ने कल्पना प्रधान पद्धति को अपनाया था, जिसमें पर्यवेक्षक और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए कोई स्थान नहीं था, किंतु अरस्तु के वैज्ञानिक अध्ययन ने उसमें तथ्यों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया। इस कारण उसके अपनी समकालीन और भूतकालीन राजनीतिक संस्थाओं का सावधानी पूर्वक पर्यवेक्षण और अध्ययन किया। इस प्रकार उसकी पद्धति आनुभविक और आगमनात्मक मानी जाती है, जो कि तथ्यों पर आधारित होती है। वैसे अरस्तु ने बहुत अधिक रचनाएं लिखी, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी गई और इस तरह से पॉलिटिक्स में उन्होंने राज्य के अलावा भी अपने बहुत सारे विचार प्रकट किए हैं, चाहे वो न्याय के बारे में हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो। और अरस्तु ने बहुत कुछ बातों में अपने गुरु प्लेटो से अपने भिन्न विचार रखे और एक महत्वपूर्ण अपने देन दी है, योगदान दिया है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में। तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि अरस्तु के पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, किंतु उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित है। वह अपने कल्पना लोक में ही खोया रहता है और वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखता। प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है और वह केवल इस बात पर विचार करता है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। यथार्थ राजनीतिक स्थिति से उसे कोई मतलब नहीं। इसी स्थिति में हम उसे कलाकार, कवि या दार्शनिक ही कह सकते हैं, विषय पर क्रमबद्ध रूप से विचार करने वाला वैज्ञानिक नहीं। राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का कार्य अरस्तु ने ही किया। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हमें दिखाई देते हैं, जैसे विषय के प्रति उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने से पूर्व अरस्तु के द्वारा अपने समय की सभी राजनीतिक संस्थाओं का पूर्ण अध्ययन किया गया है। उसके द्वारा क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप में तथ्य एकत्रित किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है
कि पॉलिटिक्स की रचना के पूर्व अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। उसे यूनानी जगत की राजनीतिक संस्थाओं का ज्ञान कोश समझा जाता था। उसे इतिहास का अधिकारपूर्ण ज्ञान था और उसने अपने इस संपूर्ण ज्ञान के आधार पर राजनीति विज्ञान को नवीन दिशाएं प्रदान की। इसका अध्ययन स्वयं द्वारा संग्रहित तथ्यों पर आधारित होने के कारण उसे प्रथम वैज्ञानिक विचारक भी कहा जाता है। अगला कारण हम ले सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करने का कार्य भी अरस्तु के द्वारा किया गया। प्लेटो के राजनीतिक विचारों में राजनीति और नीति एक दूसरे से पूर्णतया मिश्रित है और राजनीति नीति शास्त्र का एक उपविभाग बनकर रह गई है। प्लेटो ने अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन में राजनीति को उसका उचित महत्व प्रदान नहीं किया है और राजनीति का प्रतिपादन करते हुए भी उसकी दृष्टि नीति पर ही टिकी रही है। अरस्तु ने राजनीति और नीति को एक दूसरे से पृथक करके राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान की स्थिति प्रदान की है और इस दृष्टि से राजनीति का विज्ञान सही रूप में अरस्तु से प्रारंभ होता है। जैसा कि डनिंग ने भी कहा है कि राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तु का सर्वप्रमुख महत्व इस तथ्य में है कि उसने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया। अरस्तु राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान का रूप वरन सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति प्रदान करता है। वह नीति शास्त्र को व्यक्तिक भलाई का शास्त्र और अर्थशास्त्र को घरेलू भलाई का शास्त्र कहता है, लेकिन राजनीति शास्त्र के संबंध में उसका कथन है कि यह समस्त मानव समाज के कल्याण का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र या सर्वोच्च विज्ञान है। यथार्थवादी विचारक के रूप में भी अरस्तु बहुत प्रसिद्ध हुए। अरस्तु प्रथम विचारक है जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया। उसका एक अपूर्व गुण संयम या संतुलन का तत्व है। उसने सदैव ही अतिशोक्ति से बचते हुए मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। कैटलिन ने कहा भी है कि कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। अपनी यथार्थवादिता के कारण ही अरस्तु संपत्ति के साम्यवाद, पत्नियों के साम्यवाद या दार्शनिक राजा के शासक जैसी धारणाओं का प्रतिपादन नहीं करता, वरन उसका विचार है कि संपूर्ण जनता के हित में जनता पर केवल आवश्यक नियंत्रण ही लगाए जाने चाहिए। दार्शनिक राजा के शासन के स्थान पर वह जनसाधारण की बुद्धि और विवेक में विश्वास करता है। वैज्ञानिक पद्धति को उन्होंने बखूबी अपनाया। कुछ लेखकों का विचार है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक कहने का सर्वप्रमुख कारण उसके द्वारा आगमनात्मक और तुलनात्मक रूप में अपनाई गई वैज्ञानिक पद्धति है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की रचना के पूर्व 158 संविधानों और शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण किया। उसके इस शासन व्यवस्थाओं के ऐतिहासिक रूप और विद्यमान स्वरूप का अध्ययन करने तथा संपूर्ण तथ्यों की तुलना करने के बाद वैज्ञानिक पद्धति अपनाने वाला वह प्रथम विचारक है। राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण भी अरस्तु ने किया। अरस्तु प्रथम पश्चिमी विचारक है जिसने क्रमबद्ध रूप में राज्य का पूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया। राज्य के जन्म और उसके विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता और क्रांति आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उसने विस्तार से प्रकाश डाला है। ये सभी आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के चिंतन के विषय हैं और इन विषयों का इतना क्रमबद्ध विवेचन प्लेटो के दर्शन में भी नहीं मिलता। यद्यपि अरस्तु का राज्य केवल एक नगर राज्य ही था, लेकिन फिर भी उसके द्वारा की गई कुछ विषयों की विवेचना प्राय आधुनिकतम है। व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। इस उक्ति की औपचारिक अभिव्यक्ति अरस्तु ने ही की और यह वाक्य राजनीति के इतिहास में सदा एक स्वयं सिद्धि के रूप में स्वीकार कर लिया गया। राज्य की इतनी पूर्ण व्याख्या प्राचीन और मध्यकाल में शायद ही किसी ने की होगी। अगला है सरकार के अंगों का निरूपण करना। अरस्तु ने सरकार के 3 अंगों नीति निर्धारक, प्रशासकीय
और न्यायिक का निरूपण किया। ये अंग चाहे भले ही आधुनिक अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बिल्कुल अनुरूप न हो, पर बहुत कुछ उनके समान ही है। अरस्तु की यह खोज आगे चलकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की रूपरेखा बनाती है। अरस्तु ने प्रत्येक अंग के गठन, उसके कार्यक्षेत्र एवं शक्ति का अलग अलग वर्णन किया और बीज रूप में आधुनिक सरकार की आकृति अंकित की। इसे अरस्तु की बहुत बड़ी दूरदर्शिता ही कहा जाता है। कानून की बात करें तो अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता का भी प्रतिपादन किया। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के बारे में एक सम्यक विचार प्रस्तुत किया है। अरस्तु सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है, जबकि प्लेटो सर्वोच्चतम व्यक्ति के शासन में विश्वास करता है। अरस्तु का विश्वास विधि के शासन में है। कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन की वांछनीयता में उनका विश्वास उसकी ऐसी धारणाएं हैं जिनके आधार पर उसे संविधानवाद का जनक तक भी कहा जाता है। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के विषय में जो विचार व्यक्त किए, बोदा, ग्रोशियस, बेंथम, हॉब्स, ऑस्टिन और लास्की ने उन्हें अपनाकर ही वैधानिक संप्रभुता की व्याख्या की है। संप्रभुता के बारे में आधुनिक राजनीति अवश्य ही अरस्तु की बहुत अधिक ऋणी है। राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करने का कार्य भी अरस्तु ने किया। अरस्तु राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम विचारक है। उसने इन मूलभूत तथ्यों का प्रतिपादन किया कि संपत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के रूप को निश्चित करने में निर्णयकारी तत्व होता है। व्यक्तियों का व्यवसाय उनकी राजनीतिक योग्यता और प्रवृत्ति को प्रभावित करता है और क्रांतियों का मूल कारण संपन्न और निर्धन वर्ग के बीच संघर्ष होता है। अर्थव्यवस्था के अनेक पक्षों का विस्तृत अध्ययन करते हुए उसने निष्कर्ष निकाला कि यदि संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्तिगत रहे लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक हो तो राज्य की समस्याएं सरलता से हल हो सकती है। अरस्तु ने यह सिद्ध किया कि राज्य में जब तक एक सुदृढ़ एवं विशाल मध्यम वर्ग नहीं बन जाता तब तक राज्य आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम यदि उपयुक्त सभी तत्वों पर सामूहिक रूप से विचार करें तो हम पाएंगे कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैक्सी ने सत्य रूप में ही अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है और अरस्तु के पॉलिटिक्स में चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे न्याय के वितरण की बात हो, चाहे नागरिकता के संबंध में उनके विचार हों, या अरस्तु ने जैसे आर्थिक विचार भी अपने रखे हैं, क्रांति जैसे महत्वपूर्ण विषय को उन्होंने अपने अध्ययन में शामिल किया और कानून की सर्वोच्चता के जिस रूप को उन्होंने प्रतिपादित किया वो वास्तव में राजनीति विज्ञान में एक अतुलनीय योगदान है। और इसी के साथ आज का व्याख्यान संपन्न करती हूँ। धन्यवाद।